क्या हाल है भाई आप सबके। आज हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का एक रिवीजन सेशन रख रहे हैं जिसमें हम पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं भाई अपना चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? तो केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ आप याद रखना, इसके अंदर क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई नया केमिकल फॉर्म हो रहा है, उस रिएक्शन को या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई? केमिकल रिएक्शन। जैसे आपने ना दो चीज़ आपस में मिक्स करी और एक नई चीज़ बन गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि कौन सी, इस प्रोसेस का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन बोलने वाले हैं। ठीक है। दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन। भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को, जैसे हमने कोई केमिकल रिएक्शन करी तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा कि हाँ भाई कैसे हुई। तो रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दो चीज़ का यूज़ करने वाला हूँ। किस किस का? एक तो मैं सिंबल्स का यूज़ करूंगा, दूसरा मैं फॉर्मूले का यूज़ करूंगा। तो जब हम सिंबल और फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है भाई? आपने ना दो चीज़ मिलाई, एक नई चीज़ बन गई, तो केमिकल रिएक्शन है। अब जो दो चीज़ मैंने मिलाई उसको मेरे को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उस रिप्रेजेंटेशन के मेथड को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे एक हम पढ़ेंगे AQ। AQ मतलब होता है कि एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो पानी के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक होता है PPT। PPT को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जो कि पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं होती। ठीक है। S से हम सॉलिड रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे इसका मतलब गैस है। L से हम लिक्विड को रिप्रेजेंट करेंगे, और G से हम गैस को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, आई बात समझ इतनी? चलो, तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या सीखा कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब दो चीज़ आपस में मिले और नई चीज़ बन जाए तो केमिकल रिएक्शन। अब जब मैंने दो चीज़ मिलाई तो एक नई चीज़ बनी, तो उसको रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सिंबल और फॉर्मूले से। तो उस पूरे रिप्रेजेंटेशन के मेथड को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा AQ मतलब होता है एक्वस, मतलब जो चीज़ पानी के अंदर सॉल्यूबल है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट, जो पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं है। S मतलब सॉलिड, और इस साइन को बोलते हैं गैस। L से लिक्विड, G से गैस। गैस को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और G से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अब अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आते हैं। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई इस पूरे चैप्टर का। ये मैं ना आपको दो पार्ट में वीडियो दूंगा। एक पार्ट में ना सारे बैलेंसिंग करा दूंगा NCERT की, और एक पार्ट में विदाउट बैलेंसिंग वाला हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई कॉम्बिनेशन में क्या होता है? हम ना दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं और उससे एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब दो चीज़ आपस में मिक्स होकर कुछ नया चीज़ बनाती है ना, तो उस रिएक्शन का नाम होता है कॉम्बिनेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? दो चीज़ कंबाइन होकर एक नई चीज़ बनी है। तो क्या लिखा हुआ है? जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। जैसे भाई ये बड़े इंपॉर्टेंट है यार, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स, ये रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में क्या है? आपके पास मैग्नीशियम है और आप उसमें ऑक्सीजन दे रहे हो, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है किस कलर का होता है? वाइट। कलर्स नेम आपको याद रखने हैं यार। ठीक है। दूसरा, जब ये मैग्नीशियम जलेगा ना तो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलेगी इसमें से। कैसे फ्लेम निकलेगी? एक वाइट डेजलिंग फ्लेम्स निकलेगी। ठीक है। दूसरा, जब ये रिएक्शन होगी तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा आपका। टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और हीट भी रिलीज होगी।
हीट भी रिलीज होगी। मतलब आप एक चीज याद रखना, जब हीट या टेम्परेचर, चलो हीट से याद रखते हैं, जब हीट रिलीज होती है ना उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब हम हीट देकर कोई रिएक्शन कराते हैं ना उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें ये ना आपकी एक्टिविटी भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बात याद रखनी यार, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो व्हाइट कलर का है, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ना किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम देगा। और ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब हीट निकल रही है तो क्या बोलेंगे इसको हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आई बात समझ इतनी भाई, ये देखो पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। चल दूसरी रिएक्शन भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है अगेन ये भी, कैल्शियम ऑक्साइड। भाई इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका एक कॉमन नेम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। इसके कॉमन नेम को क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम। और ये है पानी। जब हम क्विक लाइम के अंदर पानी को मिलाते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। प्लस कुछ हीट निकल रही है भाई, अगर हीट निकल रही है तो कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक हुई, ठीक है। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, ये जो क्विक लाइम होता है ना बहुत जल्दी रिएक्ट करता है पानी के साथ, ठीक है। और क्या बात याद रखनी है, हम पानी बहुत धीरे 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 ऐड करेंगे क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। अगर मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया ना तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, हो सकता है कि जो मेरा कंटेनर है वो फट जाए। तो प्रिकॉशन के हिसाब से हमें कैल्शियम ऑक्साइड में बहुत स्लोली स्लोली वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ये चीज़ मैंने समझा दी। अब ये जो क्विक लाइम होता है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, सीमेंट्स बनाने में। ये चीज़ याद रखना। हो सकता है आपसे पूछ ले कि एक ऐसे केमिकल कंपाउंड का नाम बताओ जिसको हम यूज़ करते हैं मेकिंग सीमेंट, तो कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम को। आई बात समझ इतनी सबको, गुड। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना, ये भी आपकी एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या समझा, हमारे पास क्विक लाइम था, हमने पानी डाला तो मेरे को बन गया स्लेक्ट लाइम, और कुछ हीट निकली तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्विक लाइम और पानी आपस में मिला तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पानी बहुत धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, क्यों, ताकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक ना हो जाए, बहुत ज़्यादा हीट ना निकले। ज़्यादा हीट निकलेगी तो हो सकता है कंटेनर फट जाए जिसके अंदर हम रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और क्विक लाइम को हम कहाँ यूज़ करते हैं भाई, मेकिंग सीमेंट्स बनाने में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक होता है वाइट वॉश। आप सबने देखा होगा, आप सबके घर में जब पेंट होता है घर में तो उससे पहले एक वाइट वॉश करा जाता है। वो वाइट वॉश क्या होता है, तो ध्यान से सुनना भाई। जब हम स्लेक्ड लाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को हम पास करते हैं ना तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, और कुछ पानी निकल जाता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, वाइट वॉश। वॉल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। आपने देखा होगा घर पे एक होता है पुट्टी, एक होता है वाइट सीमेंट, और एक होता है वाइट सीमेंट ही। तो जो दीवार पे जब हम करते हैं तो दीवार पे चमक लाने के लिए, ताकि आपकी दीवार पेंट होने के बाद चमके, तो उसके लिए हम वाइट वॉश का यूज़ करते हैं ना। तो जो वाइट वॉश होता है किसका बना होता है बच्चे, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आई बात समझ इतनी, ये सब बातें आपको याद रखनी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कितने रिएक्शंस हैं, कौन सी एक्टिविटी क्या समझा रही है, सारी बातें, ठीक है। चल अब ये दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक है बर्निंग ऑफ कोल जो कि 2024 में पूछी गई थी। कोल मतलब आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों को ऐड कर रहे हो तो क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। इतनी बस बात आप याद रखो। एक है भाई फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्मेशन H2 और O2 से, तो H2 और O2 से पानी बन रहा है। तो ये 4 रिएक्शन थी टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशन में, जिसमें से सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी है भाई, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, वाइट होता है। जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम देता है, ठीक। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कंसीडर करी जाएगी। फिर हमने क्या पढ़ा
कि आपके पास ना कैल्शियम ऑक्साइड है, आप उसमें पानी डाल रहे हो, पानी जैसे आपने डाला तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कुछ हीट निकलेगी, इसलिए हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को ऐड कर रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, दोनों ऐड कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन। पानी बहुत स्लोली ऐड करेंगे, क्यों, अगर पानी स्लोली ऐड नहीं करेंगे तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा हीट निकलने वाली है ना बातें। और क्या पड़ा था, सोचो। और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं, मेकिंग सीमेंट्स में। आ रही बात समझ भाई। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पानी CO2 डाल दूं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसको व्हाइट वॉश वॉल के लिए यूज करा जाता है। फिर अब हमने दो पढ़ी, कौन सी दो पढ़ी, कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या मिल रहा है, CO2 बन रहा है, सॉरी सही बोल रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या मिल रहा है, CO2 बन रहा है। फिर H2 प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। तो अब एक बात आप याद रखना कि सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक नहीं होती, ठीक है, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नॉट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये चीज माइंड में याद रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं डीकंपोजिशन की, इसने जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा होता है यार, कि दो चीज मिलकर एक नई चीज बनाती है। तो डीकंपोजिशन में क्या होता है, कोई एक चीज होगी जो कि टूट जाएगी एक या एक से ज्यादा चीजों के अंदर। अब जब कोई चीज हम तोड़ते हैं तो हम किसी की हेल्प लेंगे ना, तो यहां पर हम तीन चीजों की हेल्प ले सकते हैं, या तो मैं हीट की हेल्प लेके तोड़ूंगा किसी चीज को, या तो मैं करंट की हेल्प लेके किसी चीज को तोड़ूंगा, नहीं तो मैं सनलाइट की हेल्प लेके किसी चीज को तोड़ूंगा। अब अगर मैं हीट की हेल्प लेता हूं तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेता हूं तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। और अगर आप सनलाइट की हेल्प लेते हैं तो क्या बन जाती है वो, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई बात समझ इतनी। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस की, मतलब यहां पर हम हीट का यूज कर रहे हैं और अपना जो भी रिएक्टेंट है उसको हम तोड़ रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो हमारे पास है सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं। ये नाम आप याद रखना यार, क्विक लाइम CaO, सिलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस, लाइमस्टोन CaCO3, ठीक है। लाइमस्टोन में हमने हीट पास करवाई, अब मैं हीट दे रहा हूं ना, तो जब हम हीट देते तो कौन सी रिएक्शन होती है बच्चे, एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। तो हमने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट में हीट प्रोवाइड कराई, तो ये टूट गया किस किस में, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, ये दो चीज में टूट गया। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, सीमेंट की मेकिंग में। ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास पहली रिएक्शन है हमारी, कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया। आई बात समझ। चलो अच्छा, रिएक्शन कैसी है भाई, एंडोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है। चलो दूसरा है फेरस सल्फेट, FeSO4, दिख रहा है भाई, देखो थोड़ा जूम कर देते हैं, हाँ बस। ये है हमारा फेरस सल्फेट। भाई किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। कलर्स ने माइंड में रखने, आपको याद करने भाई, कहीं कॉपी में लिख लेना, ग्रीन कलर का होता है। जब हम इसको हीट देते हैं तो बन जाता है फेरिक ऑक्साइड में। किस में टूट जाता है बच्चे, ये फेरिक ऑक्साइड में। भाई फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन हम इसको बोल सकते हैं, रेड या ब्राउन, आप ऐसे भी याद रखो, रेड भी हो सकता है ब्राउन भी हो सकता है इसका कलर। किसका, फेरिक ऑक्साइड का। अब दो चीज और होती है, एक होता है SO2 और एक होता है SO3। इन दोनों को बोलते हैं हम एयर पोल्यूटेंट, जो कि हवा को गंदा करते हैं। दूसरी बात आपसे पूछेगा कि कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो किस नेचर के होते हैं बच्चे, ये आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। कौन, SO2 और SO3। आई बात समझ इतनी। चलो अब ये कुछ बातें और याद रखना यार, जब हम सल्फर को जलाते हैं ना तो उसमें से जो स्मेल निकलती है वो एकदम माचिस की तिल्ली की जैसी होती है, ठीक है। और SO2 की स्मेल कैसी होती है बच्चे, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग ऑडियोर होता है। ये सफोकेटिंग मतलब क्या होता है, जैसे इमेजिन करो आप किसी कमरे में गए, आपको सफोकेशन लग जाती है ना, तो वहाँ पर अजीब सी वो लगने लग जाता है, उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है।
अब ये चीज याद बता दी आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है थर्मल डीकम्पोजिशन। मतलब थर्मल डीकम्पोजिशन के आपके पास एक रिएक्शन ये रही, एक रिएक्शन ये पूरी आपको याद रखनी है, सारा मैंने समझा दिया, और एक रिएक्शन ये वाली है लेड नाइट्रेट वाली। भाई लेड नाइट्रेट है किस कलर का होता है भाई, वाइट कलर का होता है। आपने लेड नाइट्रेट को हीट करा तो टूट जाएगा लेड ऑक्साइड में। किस कलर का होता है लेड ऑक्साइड, येलो कलर का होता है। एक NO2 गैस बनेगी और एक ऑक्सीजन गैस बनेगी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो NO2 होता है हमें पता कैसे चलेगा कि NO2 गैस बनी। तो ये जो NO2 गैस होती है ना, इसकी एक ना ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। जब ये रिएक्शन होती है ना, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट देते हो तो लेड ऑक्साइड बनता है और एक ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। वो जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं भाई, उसी को हम NO2 बोल रहे हैं। तो NO2 पता कैसे चलता है, ब्राउन फ्यूम्स जो निकलती है उसकी वजह से पता चलता है, ठीक है। और ऑक्सीजन निकल रही होती है। तो ये पूरी रिएक्शन है, आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि मैं लेड नाइट्रेट को क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। लेड नाइट्रेट किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। हीट करने से लेड ऑक्साइड में टूट जाता है और एक NO2 बनता है और एक O2 बनता है। तो जो लेड ऑक्साइड होता है वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और जो लेड नाइट्रेट होता है हमारा, वो किस कलर का होता है भाई, वाइट कलर का होता है। NO2 का कैसे फ्यूम्स होते हैं भाई, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। आई बात समझ, एंडोथर्मिक है। इसका मतलब जितने भी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो सारी कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि सबके अंदर हम हीट का यूज करके चीजों को तोड़ रहे होते हैं। आ रही बात समझ सारी भाई, कैसे क्या चीज हम पढ़ रहे हैं, पक्का। तो चलो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इसका अगला वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक वाला। तो हमने इसके अंदर 3 तरह की रिएक्शन पढ़ी। सबसे पहली रिएक्शन थी, मेरे पास था कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो वो टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। कैल्शियम ऑक्साइड को कहाँ यूज़ करते हैं भाई, मेकिंग सीमेंट्स में यूज़ करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन खत्म हमारी। दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी, हमारे पास फेरस सल्फेट था जो कि किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। हमने उसको हीट करा तो बन गया फेरिक ऑक्साइड जो कि किस कलर का होता है, रेड या ब्राउन कलर का होता है। और 2 एयर पॉल्यूटेंट निकलेंगे, SO2 और SO3, जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं। सल्फर की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, जब बर्निंग सल्फर की स्मेल, जब जो बिल्कुल माचिस की तिल्ली की स्मेल होती है, वो बिल्कुल सल्फर जब बर्न कर रहा होता है उस टाइम पे उसकी स्मेल निकल रही होती है। थर्मल डीकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। दूसरा हमने तीसरी वाली लेड नाइट्रेट है हमारे पास, जो कि किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। हीट करेंगे टूट जाएगा लेड ऑक्साइड में, जो कि किस कलर का होता है भाई, येलो कलर का होता है। प्लस NO2 निकलेगी। NO2 के कैसे फ्यूम्स होते हैं भाई, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। अच्छा, NO2 का नेचर कैसा होता है ये भी याद रखना भाई। कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। किसका, NO2 का। और कुछ ऑक्सीजन निकल रही है। इसका मतलब जितनी भी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है सारी कैसी हैं आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। चलो अगली होती है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछता है ना, तो रिएक्शन तो बहुत रेयर पूछता है, कुछ बात अलग पूछता है, उसको याद रखना। याद रखना भाई, एनोड होता है पॉजिटिव और एनोड पर हमेशा क्या हो रहा होता है भाई, मतलब एनोड पे क्या डिपॉजिट होता है, ऑक्सीजन। ये चीज़ बस आप याद रखना। एनोड का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और एनोड पे क्या डिपॉजिट हो रखा होता है, ऑक्सीजन। पेपर पूछता है जब हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो ऑक्सीजन किस इलेक्ट्रोड पे जाता है और हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पे जाता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है यार, इलेक्ट्रोड ना एक मेटल्स की रोड होती है जो कि अपने सरफेस पे क्या करवाती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये सब चीज़ें परफॉर्म करवाती है। ये सब बातें आपने 11th-12th में पढ़ोगे, बस अभी इतना याद रखो। 2 मेटल्स की रोड होती हैं, एक के ऊपर प्लस साइन होता है, एक के ऊपर माइनस साइन होता है। जिसके ऊपर प्लस साइन होता है उसको हम एनोड बोल रहे होते हैं, और जिसके ऊपर माइनस साइन होता है उसको हम कैथोड बोल रहे होते हैं। एनोड पर ऑक्सीजन डिपॉजिट होता है, कैथोड पे हाइड्रोजन डिपॉजिट होता है। ये सब बातें आपसे पूछता है। तो देखो, हाइड्रोजन की साउंड कैसे आती है भाई, पॉप साउंड आती है। ऑक्सीजन में कोई साउंड नहीं आती। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीजन कहाँ पे आपका डिपॉजिट हुआ, हाइड्रोजन कहाँ पे। तो आप कैंडल लेके जाओ, दोनों इलेक्ट्रोड पे उसको कैंडल को रखो, जहाँ पे भी पॉप साउंड आ गई इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और जहाँ पे पॉप साउंड नहीं है वहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है।
और ऑक्सीजन गैस पहचानने का तरीका और होता है, जो कैंडल होती है ना और तेज जलने लग जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है भाई, पानी को आपने तोड़ा तो H2+O2 बन गया। ठीक है, अच्छा ये वॉल्यूम ऑफ गैस बारे में पूछ लेता है भाई कि जब ये गैसेस बन रही है तो इन दोनों गैसेस का वॉल्यूम की रेशियो क्या होती है। तो मैं H2 और O2 की बात कर रहा हूँ, कितनी होती है 2:1 होती है। हो सकता है आपसे उल्टा पूछ ले O2 और H2 की, तो 1:2 बोलोगे फिर आप उसको। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना भाई, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जो प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो कुछ ड्रॉप्स हमें एसिड की ऐड करनी पड़ती है जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह ऐड करती है और पानी को कैसा बनाया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फिर उसके अंदर कंडक्ट हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉल्यूशन में जाके टूट जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आके टूट जाते हैं। कंप्लीटली भी टूट सकते हैं, पार्शियली भी टूट सकते हैं। अब अगेन ये टॉपिक 12th का है, तो अभी इतना बस याद रखो, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको पानी के अंदर डालो और इलेक्ट्रिसिटी डालो तो क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो टूट जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात आप याद रखना यार, ये पूरे भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि किस आपका रोड पर कौन सी गैस डिपॉजिट होती है, दोनों गैसेस का वॉल्यूम क्या है, H2 में कैसी साउंड आती है, O2 में क्या पता चलता है। तो ये सब बातें आप याद रखना। ठीक है, चलो अगली लास्ट होती है भाई फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन है जो सनलाइट के प्रेजेंस में करी जा रही है। यहाँ पर हम दो चीज़ यूज़ करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। तो आपके पास एक है सिल्वर क्लोराइड और एक है सिल्वर ब्रोमाइड। भाई जो पहले एक एक को समझ लेते हैं। जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो वाइट कलर का होता है, जैसे इसको सनलाइट में रखते हैं टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। तो ये जो सिल्वर होता है किस कलर में ट्रांसफर हो जाता है, ग्रे कलर में। और जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो किस कलर में आ जाता है, वाइट कलर में। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है, वाइट कलर होता है, वाइट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्रे में। ऐसे कुछ सिल्वर ब्रोमाइड के साथ होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है येलो, लेकिन जब इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये किस में टूट जाता है, अगेन ग्रे कलर में आ जाता है इसके पास। तो एक तो ये पूरी चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों को ही हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करा जाता है। यहाँ लिखा है ना, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करा जाता है। दूसरी बात, इन दोनों को ना हम डार्क बोतल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि डार्क बोतल में सनलाइट पास नहीं करेगी। अगर नॉर्मल इसको ऐसी बोतल को डार्क बोतल बोलते हैं भाई, जिसमें से सनलाइट अंदर एंटर ना कर पाए। ठीक है, और एक ऐसी बोतल होती है जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, इनको नॉर्मल बोतल बोलते हैं। ये जो विजिबल होते हैं, इसमें क्या होता है, सनलाइट ईजिली पास कर सकती है। और सनलाइट जैसे ही पास करेगी तो जो सिल्वर क्लोराइड होगा वो कैसा हो जाएगा, वो बन जाएगा सिल्वर में। और जो सिल्वर ब्रोमाइड होगा वो कैसा बन जाएगा, वो भी अगेन सिल्वर में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब दोनों का कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को कहाँ पे स्टोर कर रखते हैं, डार्क बोतल्स के अंदर, ब्लैक कलर बोतल के अंदर इन्हें हम क्या रखते हैं, एक तरीके से स्टोर करके रख रहे होते हैं। तो ये था आपकी 3 रिएक्शन, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रोलिटिक और थर्मल। तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज करना। ठीक है, चलो अगला हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है यार, एक ना ज़्यादा रिएक्टिव वाला सब्सटेंस होता है और एक कम रिएक्टिव वाला सब्सटेंस होता है। वो क्या करता है, ज़्यादा वाला कम वाले को हटा देता है और बॉन्ड बना लेता है। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ना एक सीरीज़ याद करनी पड़ती है भाई। इस सीरीज़ में क्या है, जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है, मतलब, और सबसे नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव सब्सटेंस है। मतलब कि जो ऊपर वाला सब्सटेंस है ना, ये नीचे में से किसी को भी हटा सकता है, लेकिन जो नीचे वाला सब्सटेंस है वो अपने ऊपर वाले एलिमेंट्स को कभी नहीं हटा सकता, लेकिन अपने नीचे वाले किसी भी एलिमेंट्स को हटा सकता है। इसका मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, इसमें जो सबसे ऊपर होगा ना, वो किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है। अब जो उसके नीचे होगा वो अपने नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन अपने ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मतलब एक कंपनी में बॉस होता है, वो बॉस अभी यहाँ पोटेशियम है, तो बॉस के हाथ में सारे, और ये सब क्या है, उसके अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं। तो बॉस के हाथ में सब कुछ होता है कि वो किसी को भी हटा सकता है क्या, लेकिन कोई एम्प्लॉय बॉस को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि बॉस भाई हाई रिएक्टिव पावर वाला पर्सन है,
और जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसे रिएक्टिव वाले हैं, वो लेस रिएक्टिव वाले पर्सन हैं। अब एम्प्लॉयज में भी अलग अलग कैटेगरीज में एम्प्लॉयज होते हैं, एक होता है मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, एचआर, अलग अलग चीज़ें होती हैं। लास्ट में सबसे जो लास्ट में आएगा वो क्या कर सकता है, वो किसी को नहीं हटा सकता, है ना, और वो अपने ऊपर वाले को कभी नहीं, लेकिन उसके ऊपर वाला जो सीनियर जूनियर होता है, कि जो सीनियर होता है वो जूनियर को हटा सकता है, क्या कभी जूनियर सीनियर को हटा सकता है, नहीं हटा सकता। तो सेम ऐसे एलिमेंट्स के अंदर भी होता है, जो एलिमेंट्स ऊपर है वो अपने नीचे में से किसी को भी हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट अपने नीचे वालों को हटा सकता है, लेकिन ऊपर वालों को हटा नहीं सकता। ये आपने याद करी होगी, इसको अच्छे से रिवाइज भी करना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती और एग्जाम में दे देता है, तो सब हम इसके बेसिस पे पहचान सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो, जैसे आयरन में हमने कॉपर सल्फेट डाला। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ये टूट जाएगा किस में, ये टूट जाएगा फेरस सल्फेट में, FeSO4 में। FeSO4 किस कलर का होता है भाई, लाइट ग्रीन कलर का होता है। और कॉपर अलग हो गया, कॉपर का कलर क्या होता है, रेड भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। ऐसे एक दूसरी रिएक्शन है भाई, जिंक के अंदर हमने कॉपर सल्फेट डाला, तो कॉपर सल्फेट तो ब्लू कलर का होता है, ये टूट जाएगा जिंक सल्फेट बन जाएगा। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। और एक बनेगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है भाई, रेड कलर का होता है। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है भाई, रेड कलर का होता है। ये रिएक्शंस आपको ना अच्छी तरीके से याद करनी है, ठीक है, आई बात समझ। ये आपकी थी टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में मोस्टली क्या होता है, हीट निकल रही होती है, तो हीट निकल रही होती है तो अगेन कैसी रिएक्शन बन जाती है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बन जाती है। आपने मेन ना इसमें क्या याद करना है, वो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं। अगर वो चीज़ आपको याद है ना तो आप कोई भी इसमें रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। अगेन भाई कलर्स नेम बड़े इंपॉर्टेंट है, तो कलर्स नेम आपको यार याद होने चाहिए, किसका कौन सा कलर होता है। ठीक है, चलो लास्ट हमारे पास रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे के, मतलब जैसे ये A है, ये B है, और ये C है और ये D है। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे ना तो ये बन जाएगा AC और ये बन जाएगा BD। मतलब इनके क्या हुए, इनके आयन्स क्या हो गए भाई, इनके आयन्स एक्सचेंज हो गए। तो जब रिएक्शन में आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं ना, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शंस बोलते हैं भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं हमें। तो जैसे यहाँ पे आपके पास अब इसी के अंदर अपना प्रेसिपिटेट रिएक्शन पढ़ने वाले हो जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपके पास ये सोडियम सल्फेट है Na2SO4 जो कि किस कलर का होता है, कलरलेस होता है। आपने इसमें बेरियम क्लोराइड डाला जो कि कैसे कलर होता है, ये भी कलरलेस होता है। इन दोनों के आयंस एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है। मतलब वाइट कलर का एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, और NaCl बनेगा। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं आपके, ये दोनों, ठीक है। लिखा ना, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन दोनों के एग्जांपल्स हैं। नीचे है लेड नाइट्रेट, कलरलेस होता है, पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस होता है। दोनों को रिएक्ट करा, क्या बन गया, लेड आयोडाइड बन गया। लेड आयोडाइड किस कलर का होता है, येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। और क्या बनेगा, 2KNO3। भाई KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से आपको ना मेन रिएक्शंस हैं भाई, किसका क्या कलर है, सारी बातें अच्छे से याद रखना। बड़ी इजी चैप्टर हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है भाई। एक्सोथर्मिक आपने पढ़ा था जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग है, जैसे रेस्पिरेशन है, बर्निंग है, और डीकम्पोजिशन है वेजिटेबल का इनटू कंपोस्ट। भाई ये चीज़ आप याद रखना, ये चीज़ पूछी हुई है कि वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। तो कैसी रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक है। भाई रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन जब होती है तो एक बॉडी में एक हीट निकलती है या एक एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, उससे हमारे जो बॉडी रहती है वो एक्टिव रहती है। इसलिए रेस्पिरेशन को क्या कंसीडर करा जाता है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि वाई रेस्पिरेशन नॉन एज एक्सोथर्मिक कंडीशन, वाई रेस्पिरेशन कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि रेस्पिरेशन के टाइम पे हीट निकलती है या एक एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी को हम एटीपी के फॉर्म में यूज करते हैं, जिस एनर्जी को हम एटीपी के फॉर्म में यूज करते हैं। अच्छा, जिस एनर्जी को हम एटीपी के फॉर्म में यूज करते हैं, समझ आ रहा है? इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोल रहे होते हैं। और ये वेजिटेबल वाला भाई, ये दोनों चीज अच्छे से याद रखना, ये दोनों रिएक्शंस, पहली और तीसरी, ठीक है। फिर आ जाती है भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में हीट ऐड करी जाती है और जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है सारी कैसी होती हैं आपकी? वो सारी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ये हमने पहले आपको बता दिया था, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब एक बार ध्यान से समझते हैं रिडॉक्स को, कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। भाई रिडॉक्स एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकल जाना। रिडक्शन मतलब क्या होता है भाई? हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का निकल जाना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें बता रखी हैं। जब भी ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। हाइड्रोजन का लॉस होता है, उसकी जगह मैं इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी लिख सकता हूँ। ये 3 पॉइंट्स आप याद रखना। इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है और ऑक्सीजन का गेन होता है। किसमें? ऑक्सीडेशन में। तो रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन का भी गेन हो रहा होता है। नीचे इन दोनों की रिएक्शन दी हुई है। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। कॉपर रेडिश या ब्राउनिश हो सकता है। ऑक्सीजन दोनों को रिएक्ट करा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड में जब आप H2 डालोगे तो क्या बन जाएगा? कॉपर अलग, पानी अलग। तो ये रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से याद रखना। मेन चीज़ है यार ऑक्सीडेशन में ना, ये इलेक्ट्रॉन्स वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट, कि इलेक्ट्रॉन किस में गेन होता है और किस में लूज होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना यार, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उसको? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस पर रिडक्शन हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे उसको हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अच्छा, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड में मिलते हैं। किस साइड में मिलते हैं? हमेशा रिएक्टेंट की साइड में मिलते हैं, ठीक है। आई बात समझ इतनी? पक्का? एक ये टॉपिक है भाई कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लग जाना, ठीक है। इसमें हम रस्टिंग ऑफ आयरन और कॉपर को देख लेते हैं एक बार। होता क्या है, जैसे ये आयरन होती है, ये अभी बिल्कुल जंग फ्री आयरन है। अब इसमें क्या हुआ, पानी और ऑक्सीजन जब ऐड हुए तो उसने क्या करा, इसको रस्ट वाली आयरन बना दिया। अब ये आयरन कैसी हो गई है? हाइड्रेटेड, जिसमें पानी आ चुका है और इसका कलर कैसा हो गया? रेडिश ब्राउन हो गया। आपने अपने घर में देखा होगा, जब कील पे जंग लग जाती है तो ब्राउनिश कलर की हो जाती है, उसको रेडिश ब्राउन बोलते हैं। वो कील कैसी हो जाती है? हाइड्रेटेड आयरन हो जाता है वो। और इसका नाम होता है आयरन ऑक्साइड। क्या नाम होता है इसका? ये होता है आयरन, ये होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कौन सी कील होती है? वो कील जिसपे क्या हो चुका है? जंग लग चुका है, जिसपे रस्ट लग चुका है, ठीक है। ऐसे कुछ कॉपर के साथ भी होता है यार। कॉपर का जो कलर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्रीन कलर में, ठीक है। अगर जैसे नॉर्मल कॉपर है और एक होता है कॉपर पे क्या हो गया? जंग लग गया। तो कॉपर पे जब जंग लग जाता है ना तो उसका कलर ग्रीन कलर का हो जाता है। ये आपकी टोटल रिएक्शंस थी। ऐसा आपने अपने घर में देखा भाई, सिल्वर वाला घर में चम्मचें होती हैं, वो चम्मच ऐसी आती है लेकिन कुछ टाइम बाद इस तरीके में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो क्या होता है, जो सिल्वर होता है उसका जो कलर होता है वो क्या बन जाता है? ब्लैक में थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है। आपने अपने घर में देखा होगा, आपके सिल्वर के कोई भी ऑर्नामेंट, जैसे आपके पास चैन है सिल्वर की या सिल्वर का ब्रेसलेट है, तो कुछ टाइम बाद उसका जो कलर होता है वो थोड़ा थोड़ा डल होने लग जाता है और ब्लैकिश होने लग जाता है। फिर हमें उसको ज्वेलर्स के पास ले जाना होता है, वो उसको साफ़ कर देता है, तो अगेन वो फिर सिल्वर की जो भी ऑर्नामेंट्स होता है वो आपका चमकने लग जाता है। तो वो यही टॉपिक हो रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका भाई पूरा चैप्टर। हमने इस पूरे चैप्टर की रिवीजन करी है। आप इसको बच्चे से एक बार रिवाइज करना पूरे चैप्टर को।
फिर इसके क्वेश्चंस आप ट्राई करना। अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा बैलेंसिंग की, ठीक है। फिर एक वीडियो में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, और इतना ही आपके लिए इनफ है, ठीक है। अच्छे से इसको रिवाइज करना भाई। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। गुड बाय।